सो वेक्टर के लेक्चर 3 में यानी कि लास्ट लेक्चर में हम चर्चा करने वाले हैं प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर क्वांटिटीज़ की। यानी कि जब दो वेक्टर क्वांटिटीज़ आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो उनका प्रोडक्ट यानी दो वेक्टर के मल्टीप्लाई होने से जो फाइनल प्रोडक्ट बना वो स्केलर भी हो सकता है और वो वेक्टर भी हो सकता है। उन्हीं दोनों की कब वो स्केलर होगा कब वेक्टर होगा उन्हीं की चर्चा करेंगे इस वीडियो में। और ये वेक्टर का लास्ट सेक्शन होगा फॉर फिजिक्स ऑनली, क्योंकि मैथमेटिक्स में तो वेक्टर बहुत डिटेल में है, लेकिन फिजिक्स में जितनी रिक्वायरमेंट है उसके लिए ये आखिरी लेक्चर थर्ड, और यहाँ हम एंड करेंगे स्केलर प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट के साथ साथ। तो आइए सबसे पहली चर्चा शुरू करते हैं स्केलर प्रोडक्ट और जानते हैं कि कब दो वेक्टर क्वांटिटीज़ का जो प्रोडक्ट बनेगा वो स्केलर बनेगा। तो स्केलर के साथ इसकी शुरुआत करते हैं। जब बात आती है स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर क्वांटिटीज़ की, तो इसमें आपको एक बात ध्यान रखनी है। मान लिया कोई एक वेक्टर क्वांटिटी है ए और वो अगर बी के साथ जुड़े, दोनों का मल्टीप्लाई हो और उसके बाद जो प्रोडक्ट बने अगर वो खुद एक स्केलर क्वांटिटी हो, तो इसके लिए हमने तरीका बनाया हुआ है। इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम यहाँ मार्क यूज़ करते हैं, डॉट सिंबल यूज़ करते हैं डॉट का। इस डॉट सिंबल का सेंस है कि ए और बी के मल्टीप्लाई होने से जो प्रोडक्ट बनने वाला है वो खुद एक कौन सी क्वांटिटी होगी, स्केलर क्वांटिटी होगी, स्केलर क्वांटिटी। तो द पॉइंट इज कि आर ए डॉट भी लिखा जा सकता है, इसीलिए इसी डॉट रिप्रेजेंटेशन की वजह से इसका नाम डॉट प्रोडक्ट भी पड़ा है। क्या है? डॉट प्रोडक्ट। एक और ख़ास बात, ये तो वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट किया गया है, ये सिर्फ रिप्रेजेंटेशन के पर्पज़ से है ताकि कन्फ्यूजन ना हो। अब आप सोच रहे होंगे क्या इन दोनों के प्रोडक्ट वेक्टर भी हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। अगर ऐसा है कि जब दोनों का प्रोडक्ट वेक्टर है तो बीच में डॉट का ना इस्तेमाल करके आप क्रॉस का इस्तेमाल करेंगे और फिर इसमें जो रिजल्टेंट बनेगा उसके ऊपर आप एरो भी लगाएंगे। तो ये क्रॉस प्रोडक्ट है और ये डॉट प्रोडक्ट है। इसका नाम हमने क्रॉस प्रोडक्ट रख रखा है, जिसकी चर्चा हम थोड़ी देर बाद करेंगे। फिलहाल हमारा टारगेट है क्या, डॉट प्रोडक्ट पर रिसर्च करना। अब मैं आपको बता दूं, जब आप इसका प्रैक्टिकल मैग्नीट्यूड निकाल रहे होंगे तो आपको ध्यान रखना है, आप इस आर के लिए ये भी लिख सकते हैं ए बी कॉस थीटा। जब आप क्रॉस प्रोडक्ट की बात कर रहे होंगे तो आर को लिखेंगे ए बी साइन थीटा। ऐसा क्यों लिखेंगे, इस बात का क्या मतलब है, वो सब मैं अभी डिटेल में बताने वाला हूँ। फिलहाल आप समझिए कि डॉट प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड फॉर्मेट कैसा है, ए बी कॉस थीटा, जहाँ कॉस थीटा पार्टिसिपेट कर रहा है, इसीलिए डॉट प्रोडक्ट का एक और नाम है और वो नाम है कॉस प्रोडक्ट। क्रॉस नहीं, कॉस प्रोडक्ट। और इसमें साइन आ रहा है इसलिए इसका नाम एक और है साइन प्रोडक्ट। मैं नाम से इंटरेक्ट करवा रहा हूँ आपको कि डॉट प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट और कॉस प्रोडक्ट, ये तीन नाम है इसके। नीचे वाले का वेक्टर प्रोडक्ट, ये वेक्टर है, वेक्टर प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट और साइन प्रोडक्ट, ये तीन नाम है। तो आई होप आपको बेसिक डिफरेंस पता लगी। अब ये किस चीज़ को सिग्निफाई कर रहा है, ए बी कॉस थीटा कहाँ से आ गया और इसका मतलब क्या है, कब साइन लेना है कब कॉस लेना है, और इनके परफेक्ट एग्जांपल्स क्या क्या हैं, इन पे न्यूमेरिकल कैसे आएंगे, इन्हीं की चर्चा आगे बढ़ाते हैं। तो आइए थोड़ा कॉस प्रोडक्ट को और डिटेल में जानते हैं और जानते हैं ये फार्मूला कहाँ से आ गया। अगर हम बात करें डॉट प्रोडक्ट की, तो डॉट प्रोडक्ट का परफेक्ट एग्जाम्पल है वर्क डन। इसीलिए जब आप चैप्टर 5 में जब आप वर्क पावर एंड एनर्जी पढ़ते हैं क्लास 11th के अंदर, तो वहाँ जब वर्क डन वाला चैप्टर आता है, एनर्जी वाला चैप्टर आता है, तो यूजुअली वहाँ स्केलर प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन दी जाती है कि दो वेक्टर क्वांटिटीज़ का स्केलर प्रोडक्ट कैसे निकालें। अब वर्क डन आपने देखा एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। कैसे? मान लिया कि अब आप शायद बेसिक फार्मूला वर्क डन का जानते हैं। फार्मूला होता है फोर्स और इनटू डिस्प्लेसमेंट। अगर मैं डिस्प्लेसमेंट को ऐसे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ तो आप ध्यान देंगे फोर्स भी एक वेक्टर क्वांटिटी है और डिस्प्लेसमेंट भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन इन दोनों के मल्टीप्लाई से बनने वाला वर्क डन खुद एक स्केलर क्वांटिटी है। आप इसको वर्क डन कहें या फिर आप इसको एनर्जी कहें, आप देखते हैं कि एनर्जी एक कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। इसका मतलब एफ और एस का जो प्रोडक्ट होगा उसकी खुद की कोई डायरेक्शन नहीं होगी, उसका सिर्फ अमाउंट मैटर करेगा, वो चाहे किसी भी डायरेक्शन में हुआ हो। तो ये सिनारियो है, यानी कि स्केलर प्रोडक्ट का सबसे परफेक्ट एग्जांपल कौन बना, वर्क डन। अब बात आती है कि जब आप इसका मैग्नीट्यूड निकाल रहे होंगे, मान लिया
किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर आपने कोई फोर्स लगाया इस डायरेक्शन में, लेकिन वो गया इस डायरेक्शन में, वो ऑब्जेक्ट यहाँ पहुँच गया, और यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्प्लेसमेंट है दैट इज एस। मान लिए हमारे पास डिस्प्लेसमेंट एस है। अब क्वेश्चन ये है कि जो ये फोर्स लगा है क्या वो इधर लगा है, तो आंसर इज नहीं, वो तो एक्स वाई प्लेन दोनों में लगा है। मान लिए ये वाला एंगल थीटा है, तो अगर आपको ये देखना है कि इस ट्रॉली को इधर की तरफ मूव करने में कितना वर्क डन लगा, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि इस फोर्स का कितना अमाउंट इस डायरेक्शन में लगा हुआ है। ऐसा तो नहीं जैसे इधर 10 न्यूटन लगा तो एंटायर 10 न्यूटन इधर नहीं लगा। इस पूरे 10 न्यूटन का दो इंटेंशन है, एक तो इसे आगे बढ़ाना, एक इसे ऊपर ले जाना। तो आगे बढ़ाने में इसका कितना अमाउंट खर्च हुआ उसको डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई करने पड़ेगा, तो वर्क डन आएगा। अब आप जानते हैं कि अगर इधर की तरफ F लगा हुआ है तो उसका इधर वाला कंपोनेंट रिजॉल्व करके हो जाएगा F cos थीटा। तो अगर आपको वर्क डन निकालना होता है तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स, यानी किसी फोर्स की वजह से कितना वर्क डन हुआ है उसको निकालने का तो तरीका यही होना चाहिए कि फोर्स को आप फोर्स की डायरेक्शन में कितनी डिस्प्लेसमेंट हुई है उससे मल्टीप्लाई करें, या फिर अगर आप डिस्प्लेसमेंट ले रहे हैं तो आप उसका मल्टीप्लाई किससे करें, उसका मल्टीप्लाई किससे करें, डिस्प्लेसमेंट के अलोंग जो फोर्स लगा है, यानी फोर्स अलोंग डिस्प्लेसमेंट, उसको आप डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो पता लगेगा एग्जैक्ट वर्क डन कितना है। तो डिस्प्लेस कराने में कंट्रीब्यूशन किसका है, सिर्फ F cos थीटा का है। फिर से कहता हूँ, डिस्प्लेस कराने में कंट्रीब्यूशन किसका है, F cos थीटा का। इसीलिए जो यहाँ वर्क डन का फॉर्मूला होगा उसमें आएगा F cos थीटा और इंटू S। इसीलिए आप चाहो तो F cos थीटा इंटू S को लिख सकते हैं Fs cos थीटा। तो समझा आपने मैंने क्या कहा था कि जब भी प्रैक्टिकली, ये तरीका तो सिर्फ रिप्रेजेंटेशन का है, लेकिन जब भी वैल्यू निकालनी होगी तो आपको कुछ ऐसा सोचना पड़ेगा, रिजॉल्व करना पड़ेगा, यानी कि S के अलॉन्ग जो फोर्स का शेयर है वो F cos थीटा है, इसी ने इस S को डिस्प्लेस कराया है, इसलिए इसी फोर्स को देखना ज़रूरी है। इसीलिए मैग्नीट्यूड फॉर्मेट में क्या आ जाता है, cos। इसीलिए मैंने कहा था कि जब भी कभी डॉट प्रोडक्ट आएगा तो डॉट प्रोडक्ट के अंदर जब उसका मैग्नीट्यूड करोगे तो उसमें cos लिखा जाएगा, cos, इसीलिए इसको cos प्रोडक्ट भी कहते हैं। तो आई होप आपको समझ आ गया कि ये cos एग्जैक्टली क्या सिग्निफाई कर रहा है। ये सिग्निफाई कर रहा है कि दूसरी क्वांटिटी अगर ये b होता, ये a होता, तो b के अलोंग कितना a लगा हुआ है, दैट इज सिंपली व्हाट cos प्रोडक्ट एंड cos बिहाइंड दिस cos। ये आपको आई होप समझ आया। तो जब भी आप ध्यान देंगे, जब भी ऐसा कुछ करना होगा तो आप इस तरीके के सिंबॉलिज्म का यूज़ करेंगे, और इसका परफेक्ट एग्जाम्पल क्या है, वर्क डन है। अब क्वेश्चन आता है कि चलो ठीक है, हमें ये भी समझ आ गया कि फोर्स और S और दोनों का कॉस प्रोडक्ट लेना है और इसकी खुद की कोई डायरेक्शन नहीं होती है। प्रैक्टिकली क्वेश्चंस कैसे आते हैं ज़रा उसको भी कर लें, इसके ऊपर कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे और क्या क्या बातें आपसे पूछी जा सकती हैं उनकी बात कर लेते हैं। तो एक बार इसको हटाता हूँ और यहाँ आपको मैं थोड़ा एक पर एग्जाम्पल करके दिखाऊँ पहले। सो ओवरऑल आपने ये समझ लिया कि वेक्टर प्रोडक्ट वो है जो दो वेक्टर क्वांटिटीज़ के, स्केलर प्रोडक्ट वो है जो दो वेक्टर प्रोडक्ट से बनने वाली क्वांटिटी अगर खुद एक स्केलर हो। तो ये तो रिप्रेजेंटेशन वेक्टर फॉर्म में किया गया है। अगर इसी को मैं मैग्नीट्यूड के फॉर्म में, जो एक्चुअल प्रैक्टिस में हमें काम में लेना होता है, तो हमें इसका ध्यान रखना है, ये होता है AB cos थीटा। अब इस फॉर्मूले से कुछ बारीकियाँ आप समझिए। लिखा है AB cos थीटा, इसका मतलब साफ साफ है कि R मैक्स कब होगा, R की वैल्यू मैक्सिमम कब होगी, जब cos थीटा यानी थीटा की cos, क्योंकि R AB cos थीटा है, तो cos की वैल्यू जब 1 होगी तभी तो इसकी वैल्यू मैक्सिमम कहा जाएगी फॉर ए पर्टिकुलर A एंड B। तो अगर मान लिया यानी कि फॉर R मैक्स cos थीटा की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 1, यानी थीटा कितना होना चाहिए, 0 डिग्री। यानी अगर दो वेक्टर क्वांटिटी सेम डायरेक्शन में लगे हुए हैं तो R मैक्सिमम होगा। और ये बात सही भी है। जैसे मान लिया एक फोर्स इधर ही लगा है और डिस्प्लेसमेंट भी इधर ही है और फोर्स की वैल्यू है 10 न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट भी है 10 मीटर, तो वर्क डन का फार्मूला सीधा सीधा 10 × 10, क्योंकि cos 0 डिग्री है, cos 0 डिग्री की वैल्यू 1 हो जाएगी, यानी वर्क डन का फार्मूला कितना हो जाएगा, 100 जूल हो जाएगा बिना किसी प्रॉब्लम के। हाँ, अगर यही फोर्स 0 डिग्री ना हो करके ऐसा होता तो 10 का अमाउंट थोड़ा कम हो जाता, वर्क डन कम होता चला जाता। अगर ये 90 डिग्री होता तो यहाँ cos 90 और cos 90 की वैल्यू कितनी हो जाती,
ज़ीरो हो जाती। यानी कि जब एफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, ध्यान रखेंगे अगर थीटा 90 डिग्री हो गया, यानी अगर दो वेक्टर क्वांटिटीज आपस में एक दूसरे से परपेंडिकुलर हो गई, अगर ऐसी हुई जैसे ये और ये, तो cos 90 आ जाएगा, यानी r की वैल्यू 0 हो जाएगी। और थोड़ा कॉमन सेंस से भी सोचेंगे तो पता लगेगा। मान लिया एक ऑब्जेक्ट इधर जा रहा है और इसके ऊपर फोर्स इधर लगा हुआ है, तो आप मुझे बताएं क्या इस फोर्स का कंट्रीब्यूशन है क्या इसका इधर जाना? क्या इस फोर्स की वजह से ये इधर जा रहा है क्या? आंसर इज नहीं। यानी कि अगर ये जा रहा है तो किसी और फोर्स की वजह से जा रहा होगा, लेकिन ये तो इसे ऊपर ले जाना चाह रहा था और ये खुद उसके थिक परपेंडिकुलर गया, तो ये वाला फोर्स ने ना उसको सपोर्ट करा ना अपोज करा, क्योंकि वो तो इधर जा रहा था। इसीलिए इस वाले फोर्स की वजह से जो ये वर्क डन होगा वो कितना हो जाएगा? 0। जैसे आपने एग्जाम्पल सुना है, अगर एक बंदा एक लोड कैरी कर रहा है और वो आगे की तरफ बढ़ रहा है, तो पूछा जाए उठाने में कितना काम हुआ, अरे उठाया ही नहीं तो काम क्या हुआ? तो वर्क डन 0। हाँ, अगर वो नीचे से किसी को उठा रहा है तो ग्रेविटी के अगेंस्ट काम कर रहा है, तो ग्रेविटी के अगेंस्ट यानी फोर्स के अगेंस्ट काम कर रहा है, तब कुछ वर्क डन किया। लेकिन अगर वो सीधा सीधा चल रहा है तो लिफ्टिंग वर्क डन कितना हुआ? 0। मस्कुलर वर्क डन हुआ, काम उसने किया, मसल्स रन अप कर रही हैं, लेकिन मैकेनिकली कितना किया? क्या उसने कहीं शिफ्ट किया है क्या इसने किसी हाइट पे शिफ्ट किया है क्या? तो आंसर इज नो। इसीलिए वर्टिकल वर्क डन या फिर वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी या फिर यूं कहें कि उस लिफ्टिंग वर्क डन 0 काउंट किया जाता है जब भी कोई बंदा लोड कैरी कर रहा है। तो हाँ, मस्कुलर वर्क डन बंदा कर रहा है, उसका वो एफर्ट चार्ज करता है। तो सेंस ये है, ध्यान रखने वाली बात ये है कि कॉस प्रोडक्ट में 0 डिग्री होगी तो मैक्सिमम, और 90 डिग्री होगी तो 0 वर्क डन हो जाएगा, 90 डिग्री होगी तो 0 हो जाएगा। यहाँ मैक्स और मिन नहीं कह रहा, मिन का मतलब 180 होगा तो नेगेटिव वर्क डन हो जाएगा। तो नेगेटिव वर्क डन को मिनिमम कहा जा सकता है। तो मैक्स 0 और मिनिमम जैसे आप लिफ्ट में गए, आपने अपना वेट नीचे लगाया और लिफ्ट ऊपर ले गई, तो पूछा जाए आपके वेट ने कितना काम किया? आपके ऊपर जो वेट लगा तो वो तो नीचे लगा, लेकिन लिफ्ट तो ऊपर ले गई, यानी आपके वेट के अगेंस्ट नेगेटिव में वर्क डन हुआ, ऐसा कहा जा सकता है। तो सेंस यहाँ बहुत ही क्लियर है कि डॉट प्रोडक्ट के लिए थीटा कैसा होना चाहिए? 0 डिग्री होना चाहिए मैक्सिमम आउटपुट के लिए, और अगर 90 हुआ तो 0 हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, थोड़ा इसको हटा करके और डिटेल में बताऊँ, उसको थोड़े एक और एग्जाम्पल के साथ समझिए। मान लिया आपके पास है 5 आई कैप, यानी पता लग रहा है कि 5 आई कैप है, और उसको आपने मल्टीप्लाई कर दिया 6 आई कैप के साथ डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट का मतलब डॉट वाइज जो कॉस थीटा है। अब आई और आई के बीच में एंगल कितना? 0 डिग्री, क्योंकि सेम एक्सिस की बात हो रही है। तो 5 और 6 का सीधा सीधा प्रोडक्ट हो जाएगा 30। और एक और बात, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होगी, ये लिखने की ज़रूरत नहीं है कि आई कैप और आई कैप की डायरेक्शन आई कैप के अलॉन्ग ही होगी, ये ऑब्वियस है। ऑब्वियस भी नहीं है, इन दोनों का जो प्रोडक्ट बनता है वो तो बनता ही नहीं है, वो तो वेक्टर होती ही नहीं है, तो उसमें डायरेक्शन लेना ही नहीं है। सपोज मान लिया ये होता अगर फोर्स और ये होती अगर डिस्प्लेसमेंट यानी एस, और वर्क डन पूछा जाता तो आप सीधा सीधा लिखते वर्क डन 30, जो कोई दिक्कत ही नहीं है। इसी में अगर मान लिया फोर्स ऐसा होता 5 जे कैप एंड डिस्प्लेसमेंट होता 3 आई कैप, अगर आपसे पूछा जाता अगर ये फोर्स है और ये डिस्प्लेसमेंट है, वर्क डन बताओ, तो सीधा सीधा आपको पता है एफ एस कॉस थीटा। अब यहाँ कॉस थीटा कितना होगा? 90, क्योंकि एक जे में है और एक आई में, दोनों एक्सिस एक दूसरे से कैसे हो गए? 90। इसका मतलब 5 × 3 कॉस 90, कॉस 90 की वैल्यू 0 है, तो ओवरऑल वर्क डन कितना हो जाएगा? 0। इसीलिए एक रूल याद कर लेते हैं हम कि आई का आई के साथ अगर डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो 1 आएगा। सुनो, ये यूनिट वेक्टर है, आपको पता है, तो इसकी मैग्नीट्यूड 1, इसका भी मैग्नीट्यूड 1, और क्योंकि सेम डायरेक्शन में है तो थीटा की वैल्यू 0, तो 1 × 1 × cos 0 यानी 1। तो ध्यान रखने का है कि आई का आई के साथ डॉट प्रोडक्ट कैसा होगा? 0। ऐसे ही जे का जे के साथ डॉट प्रोडक्ट कितना होगा? तो 1। ऐसे ही के का के के साथ डॉट प्रोडक्ट कितना होगा? तो 1। मतलब आई का आई के साथ डॉट भी 1, जे का जे से भी 1 और के का के से भी 1। लेकिन अगर डॉट प्रोडक्ट कभी भी ऐसा हुआ कि आई का डॉट जे के साथ बोल दिया जाए तो आप कहेंगे 0। क्यों? क्योंकि आई और जे के बीच में कॉस एंगल कितना होता है? 90 डिग्री, और कॉस 90 की वैल्यू कितनी हो जाती है? 0। ऐसे ही आई का के के साथ अगर डॉट प्रोडक्ट है तो 0, किसी का ऑल्टरनेटिव किसी के साथ हो, ऐसे ही जे का के साथ पूछा जाए, जे का के साथ पूछा जाए तब भी 0। तो यही सारी बातें आप ध्यान रखेंगे, सिर्फ आई जे और के यानी सेम का सेम के साथ 1 होगा, बाकी सबके साथ कैसा हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो 1 क्यों लिखा? क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड 1, इसका भी मैग्नीट्यूड 1, यूनिट वेक्टर्स हैं,
तो 1 इंटू 1 इंटू कॉस 0 यानी 1 ही आएगा। तो आई होप कि आप इस फॉर्मेट में आई और के फॉर्मेट में भी आप ये कहानी समझ गए कि अगर आई के हो तो डायरेक्टली 90 पता लग रहा है या फिर 0 डिग्री पता लग रहा है। कोई और एंगल होगा तो एफ दिया होगा, एस दिया होगा, बीच का एंगल दिया होगा, आप डायरेक्टली निकाल सकते हैं। अब इसके ऊपर बेस्ड एक और क्वेश्चन आता है, वो कैसे निकालना है आइए उसकी चर्चा करें। अब मान लीजिए हमारे पास सीन कुछ ऐसा बन रहा है कि आपके पास फोर्स दिया हुआ है, सपोज 2i प्लस 3j और प्लस 4k न्यूटन दे दिया, और डिस्प्लेसमेंट में कुछ दे दिया उन्होंने 3i कैप, एक मान लिया माइनस में है -2j कैप और प्लस 3k कैप, माइनस प्लस कुछ भी हो जाए क्या ही फ़र्क पड़ता है, ये है मीटर में। अब आपसे पूछा गया वर्क डन बताइए, तो आप ध्यान रखिए जब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे यानी वर्क डन का फार्मूला हो जाए F.S, यानी अगर आप चाहें तो उसको पूरा ऐसे लिख सकते हैं 2i प्लस 3j प्लस 4k, और इसका डॉट प्रोडक्ट किसके साथ होगा, इसका डॉट प्रोडक्ट इस वाले के साथ होगा, तो ये है 3i माइनस 2j एंड लास्ट वाला है प्लस 3k। अब अगर आप ध्यान दें तो सबसे पहले i का i के साथ होगा। अब i और i सेम डायरेक्शन है, कॉस होगा 0 डिग्री यानी 2 इंटू 3 यानी हो जाएगा 6। और ध्यान रखें इसका जो प्रोडक्ट करते हो आप उसकी खुद की कोई डायरेक्शन नहीं है, तो यहाँ कोई आई कैप जे कैप नहीं लगाना, सिर्फ अमाउंट लिखना है, अमाउंट मैटर करता है, यानी लिख दिया 6। सिमिलरली अगर आई का जे से करेंगे तो आ जाएगा 0, आई का के से करेंगे तो आ जाएगा 0। आई होप आपको समझ आ रही है, क्यों, क्योंकि आई का जे के साथ एंगल 90 डिग्री है तो 0 आ गया। ऐसे ही आई का के के साथ किया तब भी एंगल 90 डिग्री है, 0, तो लिखने की ज़रूरत ही नहीं, सीधा प्लस। फिर अब इस जे पे आ जाइए, जे का आई के साथ करोगे तो आ जाएगा 0 प्लस, जे का जे से करोगे तो एंगल 0 डिग्री है, यहाँ काम करेगा यानी 3 इंटू 2, लेकिन 3 इंटू 2 ये माइनस में है तो ये वाला साइन माइनस आ जाएगा, तो 3 इंटू 2 6 यानी यहाँ लिखा जा सकता है -6। फिर इस जे का के से करेंगे तो क्या आ जाएगा 0। अब आ जाइए के ऊपर, के का आई के साथ फिर से 0, फिर के का जे के साथ भी 0, फिर के का के साथ काम करेगा 4 इंटू 3 12 और केवल 12 लिखना है। आई होप आपको ये बात समझ आ गई कि आई का आई के साथ ही लगेगा, जे के साथ 0, जे का जे के साथ ही लगेगा और के के साथ। तो ये पहली बार थी तो मैंने कर दिया, आज के बाद जब आप करेंगे तो डॉट प्रोडक्ट के अंदर सिर्फ एक ही दिखाना है, आई का आई से दिखाना है, जे का जे से और के का के से। हाँ, प्लस माइनस का ध्यान रखना है, अगर प्रोडक्ट प्लस आ रहा है तो प्लस लेना है, माइनस आ रहा है तो माइनस लेना है, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। लेकिन आई का जे वाला हमेशा 0 लगाएंगे। तो अब देखिए 6 प्लस 6 माइनस 6 गया और 12 यानी वर्क डन आ गया 12 जूल। सिंपल सा आंसर है, 12 जूल इज़ द वर्क डन। कोई डायरेक्शन नहीं, कोई कुछ नहीं, आई का आई से का जे के साथ, के के साथ। अगर पॉजिटिव है तो प्लस आएगा और पॉजिटिव नेगेटिव है तो नेगेटिव वर्क डन आएगा, यानी वो ऑपोजिट डायरेक्शन के वर्क डन को शो करेगा। ओवरऑल जो फाइनल वर्क डन आया वो कितना आया, 12 जूल। तो आई होप कि आई जे के फॉर्म में भी आपको ये पता लगा कि वर्क डन कैसे निकालते हैं। बड़ा ही सिंपल है, बहुत ही साधारण है, बस मेन वैल्यू का मेन वैल्यू के साथ, यानी आई का आई के लॉन्ग, जे का जे के लॉन्ग और के के लॉन्ग। और एक और इम्पॉर्टेंट बात, इसके अंदर आई जे के कभी मत लगाना, क्योंकि जो फाइनल प्रोडक्ट बना वो खुद एक स्केलर है। इस बात में कन्फ्यूजन कई बार हो जाती है, इसलिए मैं बार बार इसको याद दिला रहा हूँ। ओवरऑल वर्क डन कैसा हुआ, 12 जूल हो। तो आई होप कि आपको आई जे की से बात समझ आ गई। अब एक और बात आपसे डॉट प्रोडक्ट में पूछी जा सकती है, आइए उसकी भी चर्चा कर ले। एक क्वेश्चन है, एंगल बिटवीन ए एंड बी, या दो वेक्टर्स के बीच में एंगल बिटवीन ए एंड बी। इसी को आप ऐसे भी लिखा जा सकता है कि प्रोजेक्शन कितना है, प्रोजेक्शन वर्ड भी आ सकता है, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, ये वर्ड भी कई बार यूज़ किया जाता है कि बी के ऊपर ए का प्रोजेक्शन कितना है। प्रोजेक्शन का मतलब प्रोजेक्शन एंगल कितना है। तो मान लिया एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर बी है। अब आपसे पूछ लिया जाए कि इसके बीच का एंगल बताओ, ये थीटा कितना होगा। दोनों की वैल्यूज़ आपको दी जा सकती है। फॉर एग्जांपल मान लिया वेक्टर ए की वैल्यू है कुछ 10 और वेक्टर बी की वैल्यू है 20, और इन दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट वो दे दिया कुछ 50, और आपसे पूछा इसके बीच का एंगल बताओ। ये लेवल 1 है, अभी इसका एक और वर्जन कराऊंगा। अब आप सोच रहे होंगे कि कैसे निकालें, तो बड़ा ही सिंपल सा फॉर्मूला है, अभी आपने पढ़ा है। ए डॉट बी का फॉर्मूला होता क्या है, वैसे देखा जाए तो ए बी कॉस थीटा। अगर ध्यान से देखो
तो ए बी का प्रोडक्ट होता क्या, क्या ए बी कॉस थीटा, तो क्या यहाँ से कॉस थीटा की वैल्यू हो सकती है ए डॉट बी डिवाइड बाई ए बी। आपको पता ही है कि ए डॉट बी और डिवाइड बाई ए बी, क्या ये सिंपल सा फॉर्मूला है। अब मान लेते हैं ये ए डॉट बी लिखा हुआ है, इसकी वैल्यू आपको पहले से ही दे रखी है, डॉट प्रोडक्ट कितनी है 50, तो आपने ऊपर क्या लगा दिया 50, और ए बी का सेंस है ए अलग बी अलग, जैसे ए की वैल्यू कितनी है 10, बी की वैल्यू कितनी है 20, तो आपने 10 को 20 से क्या किया मल्टीप्लाई कर दिया, तो 50 ऊपर ए डॉट बी की वैल्यू डॉट प्रोडक्ट आपको पहले से दे रखा है, और ए बी आपने अलग अलग यूज़ किया, यानी आपने देखा 50/200 यानी 1/4, ये आ गई कॉस थीटा की वैल्यू। तो थीटा की वैल्यू लिखी जा सकती है कॉस इनवर्स 1/4 इज़ द राइट आंसर। आई होप आपको समझ आया कि किसी भी दो वेक्टर के बीच का एंगल कैसे निकालें, किसी भी दो वेक्टर के बीच का एंगल कैसे निकालें, उसके लिए आपको बहुत ही खूबसूरती से ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना है। इसमें एक कन्फ्यूजन भी हो जाती है, जैसे मैंने सिंपल दे दिया कि ए पता है बी पता है और उसका डॉट प्रोडक्ट पता है, तो ए डॉट बी में 50 लगाया। कई बार यूनिट वेक्टर्स के फॉर्म में ये डाटा दे दिया जाता है, तो ये क्वेश्चन भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। आइए एक एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर आपको यूनिट वेक्टर्स के फॉर्म में गिवन हो और तब एंगल निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। आई होप आपने इसको नोट कर लिया, मैं इसको ज़रा हटा देता हूँ। एग्जाम्पल के लिए मान लिया आपके पास दे रखा है कोई एक वेक्टर है ए, और वो वैल्यू दे रखा है 2i + 3j और +4k कैप। मान लीजिए यही वाला ले लेते हैं ए, और ऐसे ही बी की वैल्यू कुछ दे रखा है 3i - 2j और +3k कैप, ऐसा दे दिया मान लिया। ऐसे ही सेम एग्जाम्पल ले लेते हैं। सबसे पहले तो आप समझिए कि जब कभी ऐसा दे रखा हो और आपसे पूछा जाए मैग्नीट्यूड ऑफ ए कैसे निकालेंगे, यानी ए की वैल्यू, तो ये तो रिजॉल्ट कंपोनेंट है x की तरफ, y की तरफ और z की तरफ। आपको मैंने बताया था जब मैग्नीट्यूड निकालना हो तो i, j और k, अगर दो हैं i और j तो पाइथागोरस से, तीन है तब b स्क्वायर का मतलब अगर ये a है ax है और ये ay है, तो मैंने क्या बताया था रिजल्टेंट a नेट निकालने का फार्मूला क्या है ax का स्क्वायर प्लस ay का स्क्वायर। अगर यही z भी आ रहा है, मान लो एक और एक्सिस आ गई, तो आप प्लस az का स्क्वायर करेंगे। नहीं पता तो एक बार पता कर लीजिए, ध्यान रख लीजिए जितने भी कंपोनेंट आते हैं जब उसका इंडिविजुअल मैग्नीट्यूड निकालना होता है तो आप रूट ऑफ x कंपोनेंट यानी 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर और प्लस कितना 4 का स्क्वायर, अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो a का जो मैग्नीट्यूड आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 4 + 9 और +16, तो 16 + 9 25 और +4 यानी रूट आ जाएगा 29। आई होप आपको क्लियर है। ऐसे ही अगर b की बात करें कि b का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, तो रूट ऑफ सबका स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, -2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और +3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, तो 9 9 18 + 4 22, यानी b का जो मैग्नीट्यूड आया वो कितना आया 22। तो सबसे पहले जब भी कोई वेक्टर a और b दिया हुआ हो और उनके बीच का एंगल पूछा जाए कि बताओ a अगर इधर हो b अगर इधर हो तो इसके बीच का एंगल कितना है, तो आपको सबसे पहले इंडिविजुअल a और इंडिविजुअल b का मैग्नीट्यूड पता होना चाहिए। इसके बाद आप क्या करेंगे, इसके बाद एक छोटा सा काम आपको और करना है, और वो काम क्या करना है, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालना है। क्यों? क्योंकि जब आप फार्मूला आपको याद है a डॉट b की वैल्यू क्या होती है ab cos थीटा, तो सबसे पहले तो a डॉट b निकालना पड़ेगा, फिर a चाहिए फिर b चाहिए, तभी तो आप cos थीटा निकाल पाएंगे, यानी cos थीटा की वैल्यू क्या होगी a डॉट b अपॉन ab। अब बताइए a डॉट b की वैल्यू क्या होगी, तो डॉट प्रोडक्ट निकालने का तरीका सीधा सीधा बताया मैंने, 2 का 3 से मल्टीप्लाई करिए तो आ जाएगा 6, कोई डायरेक्शन नहीं होगी, ये नहीं आई कैप लगा दिया, ऐसा नहीं होता, डॉट प्रोडक्ट की कोई डायरेक्शन नहीं है। ये आ जाएगा 3 × 2 -6, यानी यहाँ आ जाएगा -6 और प्लस 4 × 3 यानी कितना आ जाएगा 12, डिवाइड बाई a डॉट b, यानी a की वैल्यू कितनी है √29 और b की वैल्यू कितनी है √22, यानी इसका जो राइट आंसर आया cos थीटा का, यानी थीटा विल बी इक्वल्स टू cos इनवर्स, और 6 - 6 गया यानी 12 डिवाइड बाई √29 × √22। तो आई होप आपको ये बात समझ आ गई कि इस तरीके से किसी का भी एंगल निकाला जाता है। तो सेंस ये है कि पहले a डॉट b निकालना आना चाहिए, फिर a का इंडिविजुअल मैग्नीट्यूड b का इंडिविजुअल मैग्नीट्यूड पता होना चाहिए, फिर आप डिवाइड करेंगे और डिवाइड करके सॉल्व कर लेंगे। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ
कि डॉट प्रोडक्ट में एंगल कैसे निकाले। पहले डॉट प्रोडक्ट, फिर उसके बाद बेसिक क्वेश्चन, ए दिया हुआ, बी दिया हुआ है, एंगल दिया हुआ है और डॉट प्रोडक्ट निकालना है। तीसरा, अगर वही ए और बी यूनिट वेक्टर्स के फॉर्म में दे रखा है तो उसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालें। चौथा, एंगल निकालना, एंगल में सीधा सीधा ए बी और डॉट प्रोडक्ट दे रखा है तो कैसे निकालें। पांचवा, अगर ए और बी दे रखा है यूनिट वेक्टर्स के फॉर्म में तब एंगल पूछा है तो कैसे निकालें। तो ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड और ए डॉट बी और सब कुछ सॉल्व करके एंगल निकालें। ये 5 बातें मैंने बताई। सिक्स्थ, एक और बात पूछी जाती है इसमें अक्सर, और वो पूछा जाता है कि प्रूफ करो कि ये और ये वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर हैं। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आ सकते हैं जिसमें आपसे पूछा जा सकता है कि आप प्रूफ करो कि ये वाला वेक्टर और ये वाला वेक्टर आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है। तो आइए मैं इसको हटाता हूँ और लास्ट 6 सेक्शन की बात करते हैं। सो मान लिया कि आपके पास 2 वेक्टर हैं ए और बी। अब यहाँ 2 बातें पूछी जा सकती हैं। पहला, कि प्रूफ करिए कि ये जो ए वेक्टर है वो बी के परपेंडिकुलर है, या तो ये पूछा जा सकता है कि ए बी के कैसा है, परपेंडिकुलर है। दूसरा, यहाँ ये पूछा जा सकता है कि इन दोनों के बीच का एंगल बताओ, थीटा इज इक्वल टू थीटा कितना, क्वेश्चन मार्क। तो आपको सबसे पहले क्या कर लेना चाहिए कि इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालना चाहिए, ए डॉट बी। अब निकालिए, चलिए देखिए पहले क्या आता है। यहाँ इसका 1 है मैग्नीट्यूड और यहाँ -2 है तो आ जाएगा -2। फिर ये 2 है और ये 3 है और दोनों प्लस प्लस में है तो इसका 2 × 3 यानी हो जाएगा 6। फिर ये माइनस में है और ये प्लस में है तो -4 × 1 यानी हो जाएगा -4। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो -2 + 6 + 4 -4 यानी आ गया 0। अब आप ध्यान दीजिए, किसी भी 2 वेक्टर के प्रोडक्ट का डॉट प्रोडक्ट कितना आ गया, 0। अब 0 तो तभी आता है जब ए बी कॉस थीटा, यानी ए बी कॉस थीटा की वैल्यू 0 आने का क्या मतलब है, इसका मतलब थीटा कैसा होगा, 90 डिग्री होगा। कॉमन सेंस से सोचिए, अगर cos 90 होती है तभी तो ए और बी आपस में मल्टीप्लाई होकर के cos 90 की वैल्यू क्या आ जाती है, 0। तो अगर थीटा 90 डिग्री है यानी ए और बी के बीच का एंगल 90 डिग्री है तो हुआ ना ए परपेंडिकुलर टू बी। पहला अगर एंगल पूछा जाता तो ऐसे निकाल लेते। दूसरा, अगर ये पूछना होता कि परपेंडिकुलर बताइए तो कैसा होता, तो आराम से आप इस चीज़ को भी निकाल सकते थे। तो सेंस ये है, मेरे कहने का पॉइंट ये है कि आपने बड़ा ही सिंपल तरीके से ये समझ लिया कि अगर ए बी के परपेंडिकुलर प्रूफ किया जाना है तो ये बात आपने आसानी से निकाल लेनी है, डॉट प्रोडक्ट निकालना है और उसको सॉल्व कर लेना है। तो आई होप कि आपको ये बात क्लियर हुई कि कैसे निकालेंगे, क्या है तरीका, क्या है। तो ये सारी बातें, सिर्फ 6 तरीके के क्वेश्चन हैं जिसको मैंने डॉट प्रोडक्ट में बताया। अब डॉट प्रोडक्ट की कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ भी हैं जो कई बार देखने को मिलती हैं। कई बार कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन उन डॉट प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज़ से पूछ लिया जाता है, तो मैं एक बार 2-3 प्रॉपर्टीज़ हैं उसको लिख देता हूँ, इलिस्ट्रेट करता हूँ, डॉट प्रोडक्ट खत्म हो जाएगा, फिर क्रॉस की तरफ बढ़ेंगे। तो एक बार मैं बेसिक प्रॉपर्टीज़ इसको हटा करके लिख दूँ। सो अगर हम बात करें बेसिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ डॉट प्रोडक्ट की तो आपको 3-4 बातें ध्यान रखनी है। वो 3-4 बातें क्या क्या हैं, जैसे कि डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव होता है, यानी कि ए डॉट बी बी डॉट ए के इक्वल है, यानी ए डॉट बी की खुद की तो कोई डायरेक्शन है नहीं, तो ए डॉट बी और बी डॉट ए प्रोसेस तो वही है और डायरेक्शन है नहीं, इसीलिए दोनों इक्वल हो गए। समझ आई, आई होप आपको बात। क्रॉस प्रोडक्ट में ऐसा नहीं है, वहाँ ए डॉट बी की डायरेक्शन अलग है और बी डॉट ए की डायरेक्शन अलग है, दोनों एक दूसरे से अपोजिट हो जाएंगे। लेकिन डॉट प्रोडक्ट में कोई डायरेक्शन तो है ही नहीं, इसलिए ए डॉट बी की वैल्यू और बी डॉट ए की वैल्यू सेम आनी है और डायरेक्शन है नहीं, इसलिए दोनों इक्वल हो गए। एक और बात यहाँ ध्यान रखनी है कि डॉट प्रोडक्ट कैसा होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव, यानी कैसा होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव का क्या मतलब है, अगर b प्लस सी को a के साथ करें तो आप a को b से डॉट निकालें और a को c से निकालें तो उन दोनों की वैल्यू सेम ही होगी। ये क्रॉस में भी सेम काम करता है और डॉट में भी सेम काम करता है, ये प्रॉपर्टी दोनों में काम करती है। तो आप ध्यान रखेंगे a का b प्लस सी के साथ अगर डॉट लगाना हो तो a डॉट b और a डॉट c किया जा सकता है बिना किसी दिक्कत वाली बात। एक और कहानी, मान लिया कि a का डॉट प्रोडक्ट है b के साथ नहीं, k टाइम्स ऑफ b के साथ, k कोई रियल नंबर है तो आप इसको k को बाहर लेकर के a डॉट b भी लगा सकते हैं, क्योंकि k सिर्फ ये बता रहा है कि b कितने टाइम्स है और वो टाइम्स a डॉट b के साथ एसोसिएट हो जाएगा क्योंकि इसकी कोई डायरेक्शन नहीं है। ऐसे ही अगर a का साथ k है और b के साथ भी k है तो आप k स्क्वायर इन दोनों को मल्टीप्लाई करके बाहर ले सकते हैं और a डॉट b भी लगा सकते हैं। ये चारों प्रॉपर्टीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं, इनसे थ्योरेटिकल कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। आई होप आपको आइडिया लगा। तो ये मेरी कोशिश थी आपको डॉट प्रोडक्ट समझाने की, प्रैक्टिकल यूजर्स की, उनके रिप्रेजेंटेशन की और उनमें
मेजरली किन किन टाइप के क्वेश्चंस आते हैं उनकी बात करी गई। अब बात करेंगे क्रॉस प्रोडक्ट की, कि जब दो वेक्टर क्वांटिटीज़ का प्रोडक्ट खुद भी एक वेक्टर क्वांटिटी हो तो उसकी डायरेक्शन कैसे निकालें और मैग्नीट्यूड कैसे निकालें। आइए इसकी चर्चा करते हैं। तो मैं इसको हटाता हूँ और चर्चा करते हैं वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर क्वांटिटीज़। आइए चर्चा करते हैं वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर क्वांटिटीज़ की। ध्यान रखेंगे यहाँ दो वेक्टर क्वांटिटीज़ का प्रोडक्ट खुद भी एक वेक्टर है और ऐसे को क्रॉस से रिप्रेजेंट करते हैं, बीच में लगाते हैं क्रॉस। अगर क्रॉस लगाया है इसका मतलब इसका प्रोडक्ट खुद भी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। और मैग्नीट्यूड के फॉर्म में इसको क्या लिख सकते हैं, r इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा। प्रैक्टिकल इसका क्या सिग्निफिकेंस है उसकी बात करेंगे अभी। यानी इसके तीन नाम हो गए, एक वेक्टर प्रोडक्ट, दूसरा क्रॉस प्रोडक्ट और तीसरा साइन प्रोडक्ट। तीनों नाम इसी के हैं, वेक्टर, क्रॉस और साइन, ये तीनों नाम इसी के हैं। अब बात हो कि इसमें होता क्या है। मान लिया कि ए बी है और आर में भी डायरेक्शन, तो डायरेक्शन किधर है और वो डायरेक्शन निकालें कैसे, तो ध्यान से समझेंगे। इसके डायरेक्शन के लिए आप एक बहुत ही खूबसूरत सा लॉ यूज़ करते हैं और वो है राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल, मैक्सवेल स्क्रू रूल। इससे आप उस वेक्टर क्वांटिटी की क्या निकालते हैं, डायरेक्शन। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं राइट हैंड थंब रूल की बात करूं, मान लिया ये ए है, ये ए वेक्टर है और बी ऊपर की तरफ है, सपोज 90 डिग्री पे है और इस डायरेक्शन में है बी। तो पहले आप अपने राइट हैंड को ऐसे रखेंगे ए और बी की टर्निंग के हिसाब से फिंगर्स को टर्न कर देंगे। ऐसे टर्न कर दिया तो जो थंब है वो बताएगा कि ए और बी का जो वो प्रोडक्ट बना है उसकी डायरेक्शन किधर होगी। तो जो आर बना उसकी डायरेक्शन कैसे होगी, आउटसाइड। मतलब ए राइट साइड, बी अप साइड। अगर ए राइट साइड है, बी अप साइड है, तो आर ऐसे ऊपर की तरफ होगा, ऊपर ऐसे बाहर की तरफ। तीनों एक दूसरे से परपेंडिकुलर होंगे। एक दूसरे से तीनों कैसे होंगे, परपेंडिकुलर होंगे, ए बी और ये आर हो जाएगा। एग्जैक्टली इससे काम नहीं करेगा, राइट हैंड थंब रूल से लगाना है, ए फिर बी फिर आर। अगर मान लीजिए इसी में अगर थोड़ा उल्टा होता, जैसे ये तो मैंने ए क्रॉस बी लगाया है, ए क्रॉस बी से जो आर बना वो कैसा बना, आउटसाइड। आउटसाइड कब बना, जब ये किस डायरेक्शन में है, एक्स की तरफ और ये वाई की तरफ। अगर इसी में आपसे पूछ लिया जाता बी क्रॉस ए बताओ, और बी अभी भी वही डायरेक्शन है, बी इधर है, तो सबसे पहले बी को लेंगे, बी ऐसे बी, और फिर क्रॉस में ए है, ए किधर है, राइट की तरफ, तो बी को ऐसे घुमाएंगे तो देखेंगे क्लॉकवाइज घूम रहा है, ऐसे बी और ए। अब ये थंब कहाँ जा रहा है, अंदर की तरफ, यानी जो आर होगा वो कैसी डायरेक्शन होगी, इनवर्ड। आप ये भी समझ सकते हैं कि अगर ए और बी का एसोसिएशन एंटी क्लॉकवाइज है तो बाहर, ए और बी का एसोसिएशन अगर क्लॉकवाइज है तो अंदर, यानी क्लॉकवाइज माइनस एंटी क्लॉकवाइज प्लस। इसको हम प्लस माइनस से भी ले सकते हैं, बाहर वाले को प्लस, अंदर वाले को क्या, माइनस। तो क्वेश्चन ये है कि ए क्रॉस बी में जो आर बना उसके डायरेक्शन क्या करेंगे, राइट हैंड थंब रूल है, मैक्सवेल स्क्रू रूल है कि जैसे स्क्रू ओपन होता है तो एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हो तो स्क्रू बाहर आता है, और स्क्रू को क्लॉकवाइज घुमाते हो तो स्क्रू अंदर जाता है। तो वो जो बाहर या अंदर की डायरेक्शन है वो आप रिजल्टेंट की डायरेक्शन मान सकते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि ऐसी कौन सी क्वांटिटी होती है जो क्रॉस प्रोडक्ट की परफेक्ट एग्जाम्पल बनती है और इसके अकॉर्डिंग सॉल्व किया जाना है। मैं एक बार इसको हटाऊं और एग्जाम्पल इलिस्ट्रेट करूं। सो अब मैं बताऊं आपको, अगर इसका परफेक्ट एग्जाम्पल की बात करें तो इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल होता है टॉर्क, और भी एग्जाम्पल है एंगुलर मोमेंटम, टॉर्क। ऐसे वेक्टर जो खासकर रोटेशनल इफेक्ट दें, एक्सियल इफेक्ट दें, ऐसे वेक्टर एग्जाम्पल बनते हैं वेक्टर प्रोडक्ट का। और सबसे अच्छा एग्जाम्पल मैंने बताया टॉर्क। इस टॉर्क को एंगुलर फोर्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं, एंगुलर फोर्स। ये एक तरीके से मोमेंट ऑफ फोर्स भी कहा जाता है। इस टॉपिक और इस टॉर्क की चर्चा चैप्टर नंबर 6 में होनी है। जब आप रोटेशनल मोशन की बात करेंगे तो वहाँ इसकी चर्चा डिटेल में होती है। अब मैं बता दूँ, इस टॉर्क को रिप्रेजेंट टाउ से किया जाता है और इसका फार्मूला होता है आर क्रॉस एफ, यानी रेडियस जब फोर्स के साथ मल्टीप्लाई हो। फॉर एग्जांपल अगर मान लिया आपके पास कोई व्हील है, छोटी रेडियस की है और उसके ऊपर कुछ फोर्स लगा रहे हो, अगर आपने रेडियस बड़ा ले लिया, अब जो फोर्स लगाओगे तो आपका फोर्स मल्टीप्लाई हो जाएगा
और देखोगे व्हील आसानी से टर्न किया जा सकता है। टॉर्क के बड़े एग्जाम्पल है हमारी रेगुलर लाइफ के अंदर। अगर कभी आपने अपने डोर को चेक किया हो, तो अगर आपका एक डोर है यहाँ मान लिया और इस हिंज से कनेक्टेड है, तो अगर आप उसे हिंज के पास से ओपन या क्लोज करने की कोशिश करें तो आपको एफर्ट बहुत ज़्यादा लगाना पड़ता है। लेकिन अगर आप रेडियस बड़ा ले लो और बिल्कुल एंड से उससे क्लोज या ओपन करो तो आप बहुत आसानी से ऐसा कर पाते हो। तो ये जो एडवांटेज मिला, ये एंगुलर फोर्स की वजह से एडवांटेज मिला। यानी जितनी भी आपकी कैपेसिटी है उसका r टाइम्स अगर कर दोगे तो आपका एंगुलर फोर्स उतने टाइम्स बढ़ जाएगा। जैसे आप 10 न्यूटन लगा सकते हो, लेकिन अगर आपने 10 मीटर की रेडियस ले ली तो अब आपका एफर्ट 100 हो जाएगा, 10 टाइम्स हो जाएगा। इसीलिए हैंड पंप का हैंड बहुत लंबा होता है, जितनी हार्ड नल होगी उसका हैंड उतना लंबा होगा ताकि उसको चलाने में उतनी आसानी हो जाए। तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं टॉर्क के। जितनी भी एंगुलर क्वांटिटीज़ हैं उनमें एंगुलर एडवांटेजेस मिलती हैं, लेकिन चैप्टर नंबर 7 में उन क्वांटिटीज़ की डिटेलिंग पढ़ेंगे। आज मैं सिर्फ एग्जाम्पल के पर्पज़ से बता दिया कि टॉर्क एक वेक्टर क्वांटिटी है, उसकी खुद की एक डायरेक्शन होती है। वैसे देखा जाए तो जनरेशन है नहीं, लेकिन सॉल्यूशन के पर्पज़ से, सॉल्व करने के पर्पज़ से हमने इसकी एक डायरेक्शन मानी हुई है। ऐसा नहीं है कि अगर मैंने R इधर लगाया और F इधर लगा दिया तो टॉर्क ऊपर की तरफ लगेगा। बिल्कुल सही बात है, टॉर्क की डायरेक्शन होगी अपसाइड, अपवर्ड, बाहर। क्या जेन्युइनली टॉर्क बाहर एक्ट करेगा? तो आंसर इज नहीं। ये तो हमने मैथमेटिकल कन्वीनियंसी के लिए खुद एक कन्वेंशन बनाई है कि अगर कोई एंटी क्लॉकवाइज है तो उसकी डायरेक्शन बाहर है। क्योंकि मैंने आपको वेक्टर की नीड स्टार्टिंग में ही बताई थी कि 2 डायमेंशन में बड़ी कन्फ्यूजन है, कौन प्लस कौन माइनस, तो इसके लिए हमने वेक्टर लॉन्च किया था। उसी वेक्टर में हमने वेक्टर प्रोडक्ट लॉन्च किया कि अगर कोई चीज़ घूम रही है तो वो प्लस में है या माइनस में, क्या पाना बड़ा मुश्किल है। लेकिन अगर आपने कह दिया कि एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है तो बाहर है और क्लॉकवाइज घूम रही है तो अंदर है, तो बाहर और अंदर एक दूसरे के अपोजिट हो गए, तो यहाँ प्लस माइनस डिसाइड करना बहुत आसान है। तो आपको ध्यान रखना है टॉर्क की कोई डायरेक्शन नहीं होती। टॉर्क की डायरेक्शन हमने बनाई है मैथमेटिकल कन्वीनियंसी के लिए, ताकि जब हम मैथमेटिकल सॉल्यूशन कर सकें तो प्लस माइनस लेने में कन्फ्यूजन ना हो, इसके लिए हमने बनाया हुआ है। खैर फिलहाल आपको माननी है कि इस टॉर्क की डायरेक्शन कैसी होगी, एंटी क्लॉकवाइज आउटवर्ड। एग्जाम्पल समझ आया और बेसिक एक्सप्रेशन समझ आए। अब वही 5-6 बातें जो हमने डॉट प्रोडक्ट में करी थी। सबसे पहले तो कि अगर 2 वेक्टर क्वांटिटीज़ गिवन हों तो डायरेक्शन निकालें क्या, और इस साइन का क्या सिग्निफिकेंस है, आइए उसको समझ लें। एक बात तो आपने समझ ली कि ये रेडियस और ये फोर्स, आप इसको थोड़ा समझिए। परफेक्टली ये रोटेशनल इफेक्ट तभी देगा जब ये 90 डिग्री होगा। सोचिए अगर रेडियस ऐसा ही है, यानी अगर ये डोर है, अगर आपने इसको ऐसे फोर्स लगाया तब तो ये डोर मूव करेगा। अगर आपने डोर के अलॉन्ग ही लगा दिया, यानी रेडियस के अलॉन्ग लगा दिया, तो क्या इसमें रोटेशनल इफेक्ट आ पाएगा? सोचिए, क्या इसको रोटेट कराने के लिए इस फोर्स को 90 डिग्री लगाना ज़रूरी है या फिर थोड़ा परपेंडिकुलर लगाना ज़रूरी है? अगर ऐसे लगा देंगे तो क्या ये रोटेट कर पाएगा क्या? ये इंपॉर्टेंट बात है। इस एक्सप्रेशन, ये साइन कहाँ से आया, मैं उसका कॉज बता रहा हूँ, आप थोड़ा ध्यान से समझिए। कि एक बार पहले इसको हटा दूँ। सो बात ये हो रही थी कि अगर मुझे मान लिया हमारे पास एक स्ट्रिंग है और ये यहाँ से फिक्स्ड है, एक्सिस ऑफ रोटेशन है, अगर मुझे इसको रोटेट कराना है तो मुझे इस तरफ फोर्स लगाना पड़ेगा। अगर मैं ऐसे फोर्स लगा दूंगा तो क्या ये, मान लिया एक हमारे पास कोई भी स्टिक है और स्टिक को यहाँ से फिक्स कर दिया और स्टिक को ऐसे से घुमाना है, तो रोटेशनल इफेक्ट के लिए फोर्स ऐसा लगाना पड़ेगा। अगर आप सीधा सीधा लगाओगे तो रोटेट नहीं कर पाएगा, इसीलिए यहाँ साइन दिया हुआ है। अगर मैं टॉर्क के बाद RF कर रहा हूँ तो मैंने यहाँ साइन क्यों लगाया? क्यों? क्योंकि साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0 हो जाती है। अगर आपने एंगल R और F के बीच का एंगल 0 रखा तो आपको कोई टॉर्क नहीं मिलेगा, यानी कोई रोटेशनल इफेक्ट नहीं मिलेगा। हाँ, अगर आपने इन दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री रख लिया तो साइन 90 की वैल्यू क्या होती है? 1, यानी टॉर्क की वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगी RF, ये टॉर्क मैक्सिमम हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ आया कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जहां आपको 90 डिग्री लगाना चाहिए मैक्सिमम के लिए, खासकर वो चीज़ें जहां आपको रोटेशनल इफेक्ट प्रोड्यूस कराना है। अगर वहां कॉस वाला ले लोगे तो काम नहीं चलेगा, इसीलिए यहां साइन का कंपोनेंट बनाया गया है। साइन को और अच्छे से समझने के लिए समझिए, मान लिया ये वेक्टर A है और ये वेक्टर B है, B इस एंगल में है, तो अगर मेरे को रोटेट कराना है तो मुझे इसका इस तरफ वाला अमाउंट देखना पड़ेगा। मान लिया ये थीटा है तो ये हो जाएगा B cos थीटा और ये वाला प्रोडक्ट कितना हो जाएगा? B sin थीटा। तो इसके और इसके मिलने से कहीं ना कहीं ये रोटेशनल इफेक्ट आएगा अगर आपने एक्सिस फिक्स करके इसको ऐसे रोटेट कराना चाहा तो।
तो यहाँ जो आपको मल्टीप्लाई करना चाहिए वो बी के साइन कंपोनेंट के साथ, यानी बी साइन थीटा, इससे जो क्वांटिटी बनती है उसको कहते हैं आर। तो आई होप कि आप साइन का प्रूफ समझ गए। जैसे आपने कॉस में समझा था कि उसमें सेम डायरेक्शन होना मैंडेटरी है, ऐसे ही इसमें समझा कि इसमें परपेंडिकुलर होना ज़रूरी है, तभी वो प्रॉपर रोटेशनल इफेक्ट आ पाएगा। यानी आर का फार्मूला हो गया ए बी साइन थीटा, ये मैग्नीट्यूड के फॉर्म में, और वेक्टर फॉर्म में इसी को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ए क्रॉस बी। यानी कहीं ना कहीं आपको एक बात की फील आई कि ए क्रॉस बी ठीक बराबर है किस चीज़ के, आपको फील आई कि ए क्रॉस बी की अगर बात करें तो ये बराबर है ए बी साइन थीटा के। आई होप आपको याद रहेगा ए क्रॉस बी ठीक बराबर है किसके, ए बी साइन थीटा के। अब क्या क्या बातें और हो सकती हैं, आइए उसकी चर्चा करें। सो ओवरऑल सिनेरियो में आपने ये समझा कि ए क्रॉस बी की जो मैग्नीट्यूड वाली वैल्यू होती है वो क्या होती है, ए बी साइन थीटा। आपने ये भी समझ लिया कि मैक्सिमम आउटपुट के लिए एंगल कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। अगर 0 डिग्री आ गया तो आंसर नहीं आएगा। फॉर एग्जांपल अगर मान लिया आपके पास एक कोई क्वांटिटी है ए और इसकी वैल्यू है 5 आई कैप, और जो दूसरी वैल्यू है बी उसकी वैल्यू है 2 आई कैप। अगर आपसे कहा जाए क्रॉस प्रोडक्ट निकालो तो कॉमन सेंस की बात है 5 इंटू 2 तो करोगे, लेकिन ध्यान से देखो तो आई और आई कैप के बीच में एंगल कितना, 0, तो साइन 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 0। तो ये ओवरऑल वैल्यू कैसी हो जाएगी, 0। यानी कि सेम डायरेक्शन में इसका प्रोडक्ट कैसा होगा, 0। यानी जो डॉट में आप पढ़ रहे थे आई कैप डॉट आई कैप, अगर यहाँ क्रॉस में करोगे तो इसकी वैल्यू 1 ना होकर के कैसी होगी, 0 होगी। डॉट में कैसा था 1, लेकिन क्रॉस में कैसा होता है, 0। ऐसे ही अगर आप आई का क्रॉस जे के साथ करते हैं तो भी कितना होगा, सॉरी जे का जे के साथ करते हैं तो भी कितना हो जाएगा, 0। और ऐसे ही के का के के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो 0। क्योंकि इन तीनों के बीच में डायरेक्शन क्या है, सॉरी एंगल क्या है, 0 डिग्री 0 डिग्री 0 डिग्री, इसलिए इन तीनों का प्रोडक्ट कैसा आएगा, 0 आएगा। ये बात आपको समझने की है। अगर इसी में पूछा जाए कि आई का क्रॉस प्रोडक्ट जे के साथ कितना होगा, तो आप फार्मूला देखिए, ए क्रॉस बी इज इक्वल्स टू ए बी साइन थीटा। अब बताइए आई का मैग्नीट्यूड कितना है, 1, जे का मैग्नीट्यूड कितना है, 1, और यहाँ आई और जे के बीच में एंगल कितना होता है, साइन 90 डिग्री। तो 1 इंटू 1 इंटू साइन 90, यानी इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, 1। यानी आप ध्यान रखेंगे आई और जे का जो मैग्नीट्यूड है वो कितना है, 1 है। यहाँ मैंने मैग्नीट्यूड दिया है। इसके पीछे एक और ख़ास बात है, अभी मैं आपको समझाता हूँ। क्या आई क्रॉस जे की खुद की डायरेक्शन भी है, यानी जो ये 1 होगा इसकी अपनी एक डायरेक्शन भी होगी, वो कैसे निकालें। तो आई क्रॉस जे का मैग्नीट्यूड तो 1 है, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए आई क्रॉस जे की प्रॉपर वैल्यू क्या है, मतलब तो आप कहेंगे 1, मैग्नीट्यूड तो 1 हो जाएगा, लेकिन इसकी डायरेक्शन भी होगी। अब डायरेक्शन कैसे निकालें वो समझिए। मान लिया हमारे पास, मैं इसको थोड़ा हटाऊं, मान लिया हमारे पास कुछ सीन है, इस तरफ आई है और इस तरफ जे है, जे। तो पहले मैंने आई लिया, राइट हैंड थंब रूल से देखिए, ऐसे आई लिया, फिर ऊपर की तरफ जे किया, तो ये थंब कहाँ आ रहा है, क्या बाहर की तरफ आ रहा है। बाहर का मतलब जो इसके क्रॉस की का जो रिजल्टेंट बना उसकी खुद की डायरेक्शन कैसी है, प्लस के। बाहर है, अगर अंदर होता तो माइनस के ले लेते, और बाहर है तो कैसा ले लिया, प्लस के। यानी ये जो 1 होगा उसकी डायरेक्शन किधर होगी, प्लस के की तरफ। आई होप आपको ये बात समझ आई कि आई जे की डायरेक्शन किधर होती है, प्लस के की तरफ। प्लस आई प्लस जे की डायरेक्शन किधर होती है, प्लस के की तरफ। ऐसे ही जे क्रॉस के मैग्नीट्यूड सबका 1 आ जाएगा। अगर 90 डिग्री है तो सबका मैग्नीट्यूड कैसा हो जाएगा, 1, लेकिन डायरेक्शन किधर होगी उसके लिए हमें ये वाला रूल सोचना पड़ेगा। अब इस रूल से आप बार बार ये लगाइए, या फिर इसका एक शॉर्टकट भी है कि क्रॉस प्रोडक्ट निकालने के लिए, खासकर जब बात यूनिट वेक्टर्स की हो, आई की हो, जे की हो, तो उसको निकालने के लिए कैसे करें। आप ऐसा प्रैक्टिकली भी कर सकते हैं, बार बार राइट हैंड थंब रूल लगा करके, या फिर एक मैं इसका शॉर्टकट बताता हूँ, एक तरीका बताता हूँ, उसको ज़रा आप ध्यान से समझिए। सो 1 टाइम है, इसको आप आराम से कर सकते हैं। आपको क्या करना है, यहाँ लिखना है आई, यहाँ लिखना है जे, और यहाँ लिखना है के। और अगर आप एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हो तो प्लस लेना है, और अगर क्लॉकवाइज है तो माइनस लेना है। फॉर एग्जाम्पल आई मान लो आपके पास दे रखा आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जे, तो आई से जे तक पहुंचने के लिए क्या करना पड़ेगा, एंटी क्लॉकवाइज ट्रैवर्सल, यानी इसका प्रोडक्ट आएगा के, लेकिन वो के प्लस होगा या माइनस। तो देखो क्या एंटी क्लॉकवाइज जाना पड़ा है, इसीलिए प्लस के। आसान है।
ऐसे ही अगर आपसे पूछा जाता जे क्रॉस के, तो जे और के का की जो डायरेक्शन आएगी वो आएगी आई, लेकिन ये आई प्लस होगी या माइनस, तो देखिए जे से के एंटी क्लॉकवाइज जाना पड़ा तो ये भी प्लस होगा। आई होप आपको समझ आया। ऐसे ही के क्रॉस आई, अगर आपसे पूछा जाए के क्रॉस आई बताइए, तो एंटी क्लॉकवाइज जाना पड़ा, तो के क्रॉस आई का रिजल्ट कितना होगा जे, लेकिन ये जे कैसा होगा प्लस में। लेकिन अगर इसका उल्टा मान लो आपसे पूछ लिया जाता जे क्रॉस के, तो आप क्या देखते क्लॉकवाइज जाना पड़ रहा है, तो जे क्रॉस के का आएगा, सॉरी जे क्रॉस के नहीं आई क्रॉस के। अगर मान लो आपसे पूछा जाता आई क्रॉस के, अब आई क्रॉस के लिए आंसर तो जे आएगा, लेकिन ये जे कैसा आएगा, तो आंसर इस माइनस में। माइनस क्यों, क्योंकि क्लॉकवाइज ट्रैवर्सल करना पड़ा। आप प्रैक्टिकली भी देख सकते हैं, इधर आई है और के बाहर की तरफ बाहर है, तो जो थंब जा रहा है वो नीचे जे के माइनस की तरफ जा रहा है, यानी माइनस जे आ रहा है। तो आप राइट हैंड थंब रूल भी लगा सकते हैं, लेकिन आप इतना समझ लीजिए अगर एंटी क्लॉकवाइज ट्रैवर्सल है तो पॉजिटिव है, क्लॉकवाइज ट्रैवर्सल है तो नेगेटिव है। आई जे के ऐसे लिख लेना है और फिर इसी के अकॉर्डिंग सेट करके देख लेना है। ऐसे ही अगर आपसे पूछा जाता है के क्रॉस जे बताओ, के क्रॉस जे, तो के क्रॉस जे का आंसर आई आता है, लेकिन वो कैसा आता माइनस में। ऐसे ही जे क्रॉस आई पूछा जाता कि जे क्रॉस आई बताओ, तो जे क्रॉस आई की वैल्यू मैग्नीट्यूड तो इसका 1, अब जे क्रॉस आई की डायरेक्शन क्या हो जाएगी के, लेकिन वो के कैसे होगी माइनस में, तो माइनस के कैप इज द राइट आंसर। तो आई होप कि आपको यूनिट वेक्टर में क्रॉस प्रोडक्ट कैसे लगाना है, उसकी वैल्यू कितनी होगी और उसकी डायरेक्शन किसके अलोंग होगी, और डायरेक्शन के लिए ये जो आई जे के वाला फॉर्मूला है, आई होप आपको ये सारी बातें अच्छे तरीके से पता लगी, जिसका आपको ध्यान रखना है। तो क्लैरिटी होनी चाहिए इन सब बातों के ऊपर। अब दो तरीके की क्वेश्चंस, या तो बेसिक पूछ लिया जाएगा क्रॉस प्रोडक्ट बताओ, या फिर आपसे पूछा जा सकता है यूनिट वेक्टर के फॉर्म में है और आप उसका क्रॉस प्रोडक्ट बताओ, या तो फिर एंगल पूछा जा सकता है, या तो फिर पैरेलल प्रूफ करने को आ सकता है। वही 3-4 तरीके के घुमा फिरा करके क्वेश्चन है। तो सबसे पहला और बेसिक क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि ए दे दिया, बी दे दिया, एंगल बता दो। बहुत आसान है, जैसे एक एग्जाम्पल करते चलते हैं सबका। सबसे बेसिक क्वेश्चन क्या है कि मान लिया आपको दे दिया ए कि 10 न्यूटन है, या फिर 10 कुछ भी दे दिया, और बी की वैल्यू दे दी 20, और थीटा की वैल्यू दे दी कुछ 30 डिग्री, और पूछा क्रॉस प्रोडक्ट बताओ। अरे तो बिना किसी दिक्कत के आपको पता ही है क्रॉस प्रोडक्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ए बी साइन थीटा, तो ए की वैल्यू 10 इंटू 20 इंटू साइन 30 का मतलब 1/2, तो इससे काटेंगे 10, आर की वैल्यू हो जाएगी 100। ये तो बहुत बेसिक क्वेश्चन हुआ, सीधा ए बी की वैल्यू दे दी और एंगल दे दिया और आपको निकाल दिया। दूसरा इसी से जुड़ा हुआ, अगर मान लो आपको एंगल ही पूछ लिया, थीटा बताओ, अगर आपसे एंगल ही पूछ लिया गया कि आप थीटा एंगल बताओ, और दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट दे दिया, तो आपको फिर से वही बात आपने पढ़ा है, ए क्रॉस बी इज इक्वल्स टू ए बी साइन थीटा। तो अगर आप साइन थीटा की वैल्यू निकालो तो हो जाएगा ए क्रॉस बी अपॉन ए बी। अब ए की वैल्यू दे रखी है, बी की वैल्यू दे रखी है, और अब थीटा ना दे करके ए क्रॉस बी दे दिया जाएगा। सपोज ए क्रॉस बी की वैल्यू दे दी उन्होंने 50, तो फिर से वही कार्यक्रम 50 डिवाइड बाई व्हाट 10 इंटू 20। लेकिन अब जो एंगल आया है वो कौन सा एंगल है, साइन थीटा है। कैसा है, साइन थीटा। तो थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, साइन इनवर्स 1/4। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो 50/200, जिसको आप लिख सकते हो 1/4। लेकिन इतना आसान पूछा नहीं जाता, ये तो मैंने बेसिक माहौल बनाने के लिए आपको बता दिया कि कुछ कुछ ऐसे हो सकती हैं। अब मान लिया कि ए और बी नॉर्मल नंबर में ना दे करके यूनिट वेक्टर्स के टर्म में दे दिया, अब फिर उसका क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालना है, दिस इज अ गेम। जैसे आपने डॉट में सीखा था आई का आई के साथ, जे का जे के साथ, के का के के साथ, बाकियों के साथ 0 है। यहाँ नहीं है, यहाँ आई का आई के साथ 0 होगा, लेकिन आई का जे से भी होगा और आई का के से भी होगा, और उसकी डायरेक्शन भी अलग होगी, अलग अलग होगी। तो इसको कैसे करते हैं जरा आइए उसको समझ लेते हैं। यही सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है वेक्टर प्रोडक्ट का। मान लिया अगर कोई वेक्टर ए है और तीनों कंपोनेंट्स दे रखे हैं, ए एक्स ए वाई ए जेड आई जे की डायरेक्शन में, और ऐसे बी एक्स बी वाई बी जेड आई जे की डायरेक्शन में, और क्रॉस प्रोडक्ट पूछ लिया। अब जब आप क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे तो आप लिख सकते हैं ये पूरा टर्म ऐसे, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप और प्लस ए जेड के कैप, और इसका आपको क्रॉस करना है किसके साथ, बी एक्स आई कैप के साथ प्लस बी वाई जे कैप और प्लस बी जेड के कैप। अब मैं आपको एक बात आपसे क्लियर करना चाहता हूँ।
सबसे पहले तो ये समझिए कि ax का ax के साथ हो जाएगा 0। क्यों? क्योंकि sin 90 है मैग्नीट्यूड, तो ax का bx के साथ नहीं होगा। हाँ, ax का by के साथ हो जाएगा और इसके साथ हो जाएगा, इसके साथ तो टर्म आ जाएगा पहले ही 0, तो उसको लेने की ज़रूरत नहीं। आप चाहो तो जब ax का by के साथ मल्टीप्लाई करोगे ax by, तो इनका प्रोडक्ट आएगा, लेकिन अब इनकी डायरेक्शन भी देखनी पड़ेगी। याद करो, आपको बताया था i, j और k, तो ध्यान से देखोगे तो ये वाला क्या है, ये i है और ये j है, तो i का j से एंटी क्लॉकवाइज है, यानी इसकी डायरेक्शन होगी प्लस k। आई होप आपको समझ आ रहा है, कितना आ जाएगा प्लस। अगर i का j के साथ करेंगे, i का j के साथ, तो आ जाएगा k। ऐसे ही तीसरा, अब इसी का थर्ड के साथ आ जाओ, पहले इसका निपटा लें। ax का अगर मैं bz के साथ करूं, अब i का k के साथ, i इधर है और k इधर है, इसके लिए मुझे क्लॉकवाइज जाना पड़ेगा, यानी इसकी डायरेक्शन हो जाएगी -j, यानी j और यहाँ कैसा आ जाएगा माइनस। आई होप आपको समझ आए, ये आपको बहुत आराम से समझना होगा। i के j के लिए मुझे एंटी क्लॉकवाइज जाना पड़ा, लेकिन i का k के लिए मुझे क्लॉकवाइज जाना पड़ा। क्लॉकवाइज माइनस साइन को इंडिकेट करता है, तो ये j होगा तो सही, लेकिन साइन कैसा हो जाएगा माइनस में। तो ये ax का इन तीनों के साथ हो गया। सिमिलरली आप क्या करोगे, ay के साथ करोगे, ay का bx के साथ करोगे, तो ay प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, ay bx। आई होप आपको समझ आया। अब j का i के साथ क्लॉकवाइज जाना है, तो इसका होगा j और i का होगा तो k, लेकिन वो कैसा होगा माइनस में। तो आई होप कि आपको ये सारी क्लैरिटी आती चली जा रही है। ay का मैंने किसके साथ किया, bx के साथ। ऐसा ही ay का by के साथ हो जाएगा 0, क्योंकि दोनों j हैं। ऐसे ही ay का bz के साथ होगा, तो ay और bz। अब क्योंकि ay j है और ये k है, तो j से k पर जाना तो कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज है, तो पॉजिटिव आई कैप होगा, तो यहाँ बीच में प्लस साइन लगा देंगे, तो ये इसका टर्म आ गया। लास्ट बचा z का, तो अब लास्ट है इसका, इसके साथ करेंगे, यानी k का i के साथ। तो k का i के साथ जाने के लिए एंटी क्लॉकवाइज यानी j की डायरेक्शन है, तो आप करेंगे az bx, और इसकी डायरेक्शन कैसी हो जाएगी, तो आई होप आपको पता है कि k का i के साथ एंटी क्लॉकवाइज है, तो k i का होगा j, लेकिन वो कैसा होगा, प्लस में होगा। ऐसे ही अगर k का j के साथ करते हो, तो k का j के लिए क्लॉकवाइज जाना पड़ेगा। तो पहले तो आप ये टर्म लिख लीजिए, कौन सा, az, और दूसरा है by, और साथ में k और j है तो आएगा i, लेकिन कैसा आएगा, माइनस में। क्यों? क्योंकि क्लॉकवाइज जाना पड़ा है। और लास्ट में az का bz के साथ k और k है, तो आ जाएगा 0। आई होप आपको रिजल्टेंट निकालने का ये फार्मूला समझ आया। अब देखा जाए तो ये थोड़ा सा लंबा काम है, एक तरीके से आप देखो सॉरी, तो ये लंबा काम है, हर किसी का देखना पड़ेगा, सेम का सेम से नहीं लगाना है, बाकी दो अल्टरनेशन से लगाना है। तो वैसे तरीका बड़ा ही सिंपल है, ऐसा नहीं कि कोई बहुत टफ है, लेकिन बार बार डायरेक्शंस का विजुलाइज करना थोड़ा टफ है। आई जे, इसके लिए आपको ये चार्ट भी बनाना पड़ेगा, फिर इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो इसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक बनाई गई है, और वो शॉर्ट ट्रिक मैथमेटिक्स में आती है, और वो शॉर्ट ट्रिक है कि अगर आप इसको एक मैट्रिक्स के फॉर्म में, एक 3x3 मैट्रिक्स के फॉर्म में ऑर्डर कर दो, उसका डिटर्मिनेंट निकालो, तो उसके डिटर्मिनेंट का यही मेथड होता है। तो मैं एग्जैक्टली एग्जाम्पल के साथ उसको समझाता हूँ, लेकिन बेसिक प्रोसेस आपको समझ आ गया। ये अप्रोच 1 है, इसी अप्रोच 1 को शॉर्टराइज किया गया है मैथमेटिक्स के डिटर्मिनेंट मेथड से। मैं आपको बता दूँ, मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट मेथड यही है, लेकिन अब क्योंकि ये याद रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, सीधा मैट्रिक्स के फॉर्म में बनाओ उसको और सॉल्व कर लो। तो एक बार वो वाला एग्जाम्पल भी मैं आपको दिखाता हूँ। सो सपोज मान ली आपके पास ये एग्जाम्पल है और आपको क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है, तो आपके पास तरीका अभी भी मैंने एक बताया। क्या बताया? इसका इसके साथ करिए तो 2 और 2 कितना हो जाएगा 4, और इसका इसके साथ करिए तो 2 × 3 कितना हो जाएगा, 2 × 3 हो जाएगा 6। ऐसे ही इसका इसके साथ तो 0 ही है, फिर इसका इससे के साथ करिए, साइन में नहीं लगाता बीच में, इसका इसके साथ करेंगे तो कितना आ जाएगा 3, और इसका इसके साथ 0, इसका इसके साथ करेंगे तो कितना आ जाएगा 9। ऐसे ही इसका इसके साथ तो नहीं आएगा, इसके साथ आएगा 4, और इसका इसके साथ करेंगे तो आ जाएगा 8। तो ये डायरेक्ट लिख सकते हैं आप। मतलब एक तरीका ये है कि मैंने सबका क्रॉस कर दिया, इसका इन दोनों के साथ, इसका इन दोनों के साथ, और इसका इन दोनों के साथ, ये सारे टर्म रख दिए। अब इनकी इंडिविजुअल डायरेक्शन क्या होगी? डायरेक्शन के लिए आपको वही तरीका है आई जे के, तो आपको देख लेना है क्लॉकवाइज जाना है एंटी क्लॉकवाइज। जैसे मैंने इसका इसके साथ किया था, तो आई का जे से करेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज है तो प्लस आ जाएगा,
तो आई जे का आता है के, लेकिन वो भी कैसा हो जाएगा प्लस में, तो ये पहले टर्म का आ गया 4k। ऐसे ही जब मैंने इसका किया 2 3, तो आई का के लिए क्लॉकवाइज जाना है, तो क्लॉकवाइज माइनस जे, तो ये हो जाएगा माइनस जे कैप, ये आ गया, ये सेकेंड की आ गई। अब आ जाइए 3 का मतलब जानते ही इसका इसके साथ, तो जे का आई के साथ करेंगे, तो जे का आई के लिए क्लॉकवाइज जाना पड़ेगा, जे का आई के लिए क्लॉकवाइज, ये मैं शॉर्ट में कर रहा हूँ, आप आराम से विजुलाइज कर सकते हैं। तो जे आई का होगा तो के, लेकिन अब वो के कैसा होगा माइनस में, तो यहाँ हम लिख सकते हैं माइनस के कैप। अब आ जाइए इसका इसके साथ, तो जे के एंटी क्लॉकवाइज है तो होगा तो आई, लेकिन वो कैसा होगा प्लस में, क्यों, क्योंकि जे से के एंटी क्लॉकवाइज है, अगर देखा जाए तो कैसा है एंटी क्लॉकवाइज है। अब आ जाइए यहाँ इस 2 का सबसे लास्ट में, इस 4 का 1 से करेंगे तो के आई के लिए एंटी क्लॉकवाइज जाना पड़ेगा, नहीं होगा जे प्लस में। ऐसे ही अगर 2 का 2 से करें तो 8, तो के क्रॉस जे के लिए क्लॉकवाइज जाना पड़ेगा, तो यानी माइनस में आएगा, और के जे है तो इसका हो जाएगा आई। ये आ गया सिंपल सा। अब इसको थोड़ा और सॉल्व कर लें, आई वालों को एक साथ रखें, जैसे ये आई है और ये आई है, तो 9i माइनस 8i हो जाएगा प्लस 1i। और ऐसे ही जे का जे के साथ, एक जे यहाँ है और जे यहाँ है, -6 + 4 यानी -2j, और के यहाँ है 4 - 3k यानी हो जाएगा -k। दिस इज द राइट आंसर। ये क्या हो गया, A क्रॉस B का राइट आंसर। तो ऐसा नहीं कि आप इससे नहीं निकाल सकते, इससे भी आप निकाल सकते हैं, आपका आंसर आ जाएगा। अगर इसी का मैग्नीट्यूड पूछा जाए, A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड बताओ, तो आपको कहीं ना कहीं आइडिया है ही, आई जे के मैग्नीट्यूड्स का कॉफिशिएंट्स का स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर प्लस यहाँ कितना है -2 का स्क्वायर, और प्लस यहाँ कितना है -1 का स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आपको पता है 1 + 4 + 1 यानी ये हो जाएगा √6 विल बी द राइट आंसर। कितना हो जाएगा, √6 इसका राइट आंसर आ जाएगा। तो आई होप कि आपको ये वाला मेथड भी समझ आया। इसी के लिए जो दूसरा मेथड बताया गया है, जो कि काफ़ी सिंपल लगता है कुछ बच्चों को, उनको ये कहा जाता है कि आप इस आई जे और के को एक छोटा सा काम करिए, मैट्रिक्स के फॉर्म में अरेंज कर दीजिए। मैट्रिक्स का मतलब जो डाटाज हैं, जैसे यहाँ है 2 3 4, तो पहली इक्वेशन में है 2 3 4, तो आपने इसको ऐसे लिख दिया। दूसरी इक्वेशन में कोएफिशिएंट्स देखिए 1 2 और 3, तो यहाँ मैंने लिख दिया 1 2 और 3। अब ये जो डाटा आपने इस ऑर्डर में लिखा है, इसको कहते हैं मैट्रिक्स, और ये 3 रो और 3 कॉलम का है, तो इसको हमने कह दिया 3x3 का मैट्रिक्स। अब इस मैट्रिक्स का में, वैसे तो ये क्लास 12 की मैथमेटिक्स में है, इसके डिटर्मिनेंट को निकालने का एक प्रोसेस है। वो डिटर्मिनेंट मैच करता है A क्रॉस B से, इसीलिए A क्रॉस B के लिए हम डिटर्मिनेंट मेथड याद करा देते हैं। क्या याद कराते हैं, पहले इस I को कॉमन लेना है, और ब्रैकेट में I के रो और कॉलम को कवर कर दो, इसका इससे मल्टीप्लाई करो, यानी 3 × 3 हो जाएगा 9, माइनस 2 × 4 हो जाएगा 2 × 4 हो जाएगा 8, तो -8। सीधा मतलब I को जब लेना है तो I के रो कॉलम को कवर अप कर लेना है और इनको क्रॉस करना, पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई, यानी 3 × 3 को या 9 -8। बड़ा ही सिंपल है। ये आ गया क्या, 9 - 8, जो कि आप देख सकते हैं 9 - 8 1i, यहाँ भी 1i आ रहा है। तो फिर I के साथ प्लस लेना है, J के साथ माइनस, यही टर्म J के साथ क्या कर रहा है, माइनस में। अब J वाले को कवर अप कर लीजिए, तो ये आ जाएगा 3 × 2 6 और -4 × 1, यानी आ जाएगा 3 मतलब J को कवर कर लिया, तो 3 × 2 कितना हुआ 6, माइनस 1 × 4 यानी आ जाएगा 4। तो पहले I को प्लस लेना है, फिर J को माइनस लेना है, फिर K को प्लस लेना है, यही रूल है। तो K को कवर अप किया, अब 2 × 2 कितना किया 4, और माइनस 1 × 3 कितना किया 3। अब ध्यान से देखिए इसका आंसर कितना आ जाएगा, 9 - 8 सॉरी, तो आ जाएगा 1i कैप, और 6 - 4 2 माइनस है यहाँ, तो -2j कैप, और 4 - 3 1 यानी कि 1k कैप। आप जरा देखिए क्या इसका आंसर और इसका आंसर सेम आया है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ भी आ गया 6 - 4, और क्योंकि j कैप माइनस में था 4 - 3, अब यहाँ भी देख सकते हैं जब हमने k को लिया था तो 2 2 4 और -1 किया था। तो आई होप कि ये सारी इन्फॉर्मेशंस आपको एग्जैक्टली क्लियर हुई। ओके, तो आई होप आपने देखा। अच्छा, एक गड़बड़ी दिख रही है मुझे यहाँ, पता नहीं आपने नोट किया नहीं किया, यहाँ 4k - 3k + 1k होना चाहिए था। यस, इससे देखा मैंने डिफरेंस दिखा
यहाँ 4 - 3 कितना था, प्लस के, और यहाँ भी इसको सॉल्व करके कितना आया, प्लस के। आई होप आपने इसको फिर से करेक्ट कर लेना है, ये मैंने गलती से माइनस लिख दिया था, 4 - 3 तो प्लस के होता है। तो ये है। अब आप देखो ये वाला मेथड ज़्यादा इजी है या ये वाला मेथड इजी है, मैं नहीं बता सकता। ज़्यादातर लोगों को ये प्रेफर कराई जाती है कि आप मैट्रिक्स मेथड बताइए और डिटर्मिनेंट मेथड लगा लीजिए, यानी कि आई को कवर करके दिस माइनस दिस, इनका प्रोडक्ट ये करना है। तो आई होप कि ये मेथड आपको ज़्यादा इजी लगा होगा। ज़्यादातर बच्चे इसी को करते हैं, लेकिन ये ध्यान रखें इकलौता तरीका नहीं है। कई लोगों को लगता है ये इकलौता तरीका है, ऐसा नहीं है, ये इसी से निकल करके आया है। मैट्रिक्स कहते हैं इसको 3/3 का, और डिटर्मिनेंट मेथड से यूनिट वेक्टर्स के थ्रू ये निकालते हैं। तो आई होप आपको क्रॉस प्रोडक्ट निकालने का तरीका बहुत ही खूबसूरती से पता लगा। इसको आप बार बार करके चेक करके देख सकते हैं, इस रूल को आप याद रख सकते हैं। तो ये तो सेकंड पार्ट हुआ कि अगर डायरेक्ट वैल्यू ना दे करके और यूनिट वेक्टर्स के फॉर्म में हो तो क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालें। अब फिर से वही बात, इसी में अगर डायरेक्शन निकालना होता तो क्या करते, तो उसको देखिए। अगर कभी भी आपसे कहा जाए तो आपने ये तो समझ लिया कि ए क्रॉस बी की जो बात होगी वो होगी ए बी साइन थीटा। तो आपको कभी भी कोई एंगल निकालना है तो आपको लिखना है ए क्रॉस बी। अगर ए क्रॉस बी की डायरेक्ट वैल्यू दे रखी है तब तो बहुत अच्छी बात, नहीं दे रखी तो आप इसी मैट्रिक्स मेथड से या फिर मल्टीप्लाई मेथड से ए क्रॉस बी की वैल्यू निकालोगे जेन्युइनली, और निकालने के बाद उसको ए और बी से डिवाइड करोगे। जैसे इसी क्वेश्चन में प्रोबेबली आया था प्लस आई माइनस 2j और प्लस के, ये आया था, ये ए क्रॉस बी की वैल्यू आई थी। अब इंडिविजुअल ए की और बी की वैल्यू भी आपको निकालनी है, तो ए का मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका मैंने पहले ही बता रखा था। सपोज आई की वैल्यू किसी की है कितनी, मुझे याद नहीं एग्जैक्टली क्या थी, मतलब था मान लो ये था 2i + 3j + 4k। तो अब आप मान लो 4k है, अब आपसे पूछा जाए कि इसका मैग्नीट्यूड बताओ, तो आपको रूट करना है 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, तो ये आ जाएगा √29। आई होप आपको क्लियर है। तो ये आ जाएगा √29, किसकी वैल्यू, ए की वैल्यू। ऐसे ही बी की वैल्यू निकाल लेंगे, सपोज वो बी की वैल्यू आ गई 24 या समथिंग जो भी आ गया। बी की वैल्यू थी प्रोबेबली i + 2j और प्लस 3k, तो इसका करेंगे तो इसका स्क्वायर हो जाएगा 1, 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9, तो 9 4 13 और 1 14, तो ये हो जाएगा √14, ये आ जाएगा। इसका भी मैग्नीट्यूड निकालना होगा तो आपको पता ही है कि इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकाल सकते हैं। फिर से वही i 2j और निकाल करके 2 2 का 4 1 5 और 1 6, यानी 6 डिवाइड बाई, यानी कि √6 डिवाइडेड बाई 29 × 14, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आप इन्वर्स में ले सकते हैं। तो आई होप कि ये बातें भी आपको पता लगी कि क्या है। यहाँ एक चीज़ गौर करने की है कि ए क्रॉस बी का जो प्रोडक्ट है वो ए और बी दोनों से परपेंडिकुलर है। ये गौर करने की बात है कि ए और क्रॉस बी का जो प्रोडक्ट है वो इससे भी परपेंडिकुलर है। तो कई बार आपसे पूछ लिया जाता है मतलब ए क्रॉस बी का जो भी प्रोडक्ट आया है वो इन दोनों से कैसा है, परपेंडिकुलर है। तो इन दोनों से परपेंडिकुलर कई बार निकालना होता है। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आ जाता है जिसमें ए और बी की वैल्यू दे दी है और पूछा है एक यूनिट वेक्टर बताओ जो इन दोनों वेक्टर्स के परपेंडिकुलर हो। तो परपेंडिकुलर के लिए तो आपको साइन थीटा लगाना पड़ेगा। तो ए क्रॉस बी के आगे आप क्या लिख सकते हो, n यूनिट वेक्टर्स इंटू ए बी साइन थीटा। अब आपको छोटा सा काम ये करना है कि n की वैल्यू निकालने के लिए पहले ए क्रॉस बी निकालना है और उसको ए बी साइन थीटा के इंडिविजुअल मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देना है। तो ये जो n आएगा, क्योंकि ये n इनके प्रोडक्ट के अलोंग जा रहा है तो, और ये जो क्वांटिटी है वो इन दोनों के परपेंडिकुलर जाएगी, तो यहाँ यूनिट वेक्टर लेके भी ले सकते हैं। कुछ क्वेश्चन इस तरीके का भी पूछा जाता है, आप लगाएंगे आपको समझ आ जाएगा। तो आई होप एंगल निकालना समझ आ गया और मेन था इसमें प्रोडक्ट निकालना। आई होप उसकी एक बेसिक क्लैरिटी मिली, एंगल की क्लैरिटी मिली कि एंगल कैसे निकालेंगे। अब सबसे लास्ट में मैं प्रॉपर्टीज़ को एक बार रिकॉल करा दूँ और फिर हमारा वेक्टर प्रोडक्ट फिनिश हो जाएगा। सो लास्ट अगर प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो ध्यान रखेंगे कि ए क्रॉस बी बी क्रॉस ए के बराबर नहीं होता। मतलब ए क्रॉस बी की डायरेक्शन बी क्रॉस ए से बिल्कुल उल्टी होती है। तो आप एक तरीके से ऐसा लिख सकते हो ए क्रॉस बी = नेगेटिव ऑफ बी क्रॉस ए, ये बिल्कुल सही है। यकीन ना है तो आप प्रैक्टिकली समझ सकते हो ए और क्रॉस बी बाहर की तरफ है, लेकिन अगर इसी में मैं कहता हूँ जो ये बी है उसको पहले ले लूँ और फिर ए को राइट साइड बाद में करूँ तो ये थंब अंदर चला जाएगा। तो बी क्रॉस में अंदर और ए क्रॉस बी में बाहर, एक एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट हो रहा और एक क्लॉकवाइज। जैसे बी हमेशा ऊपर है, अब ए ये बी है और ये ए हमेशा राइट में है, तो अगर मैं पहले ए के बाद बी को करूँगा तो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट होगी
और बी के बाद ए को लूँगा तो क्लॉकवाइज मूवमेंट हो जाएगी, तो दोनों की डायरेक्शन चेंज होगी। इसीलिए कहा गया है ए क्रॉस बी क्रॉस ए का अपोजिट है, यानी माइनस है। डॉट में तो ए क्रॉस बी क्रॉस ए के बराबर था, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। हाँ, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी सेम है। अगर ए क्रॉस बी प्लस सी है तो इसका वही मतलब है कि ए क्रॉस बी कर लो फिर ए क्रॉस सी कर लो, ये बिल्कुल वैसा ही काम करेगा। और एक और बड़ी खूबसूरत बात यहाँ पूछी जाती है कि अगर मैं ए और बी को मिरर इमेज ले लूँ, उनका रिफ्लेक्शन करा दूँ, तो क्या उसका जो क्रॉस प्रोडक्ट है उसकी डायरेक्शन सेम होगी? तो आंसर इज़ नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि जब आप ए का मिरर लोगे तो माइनस से आ जाएगा, और फिर जब बी का मिरर रिफ्लेक्शन लोगे मिरर इमेज तो माइनस बी आ जाएगा। अब माइनस ए क्रॉस माइनस बी सेम ही हो जाती है, जितनी ए क्रॉस बी होगी वही माइनस ए क्रॉस माइनस बी भी होगी। माइनस माइनस वैसे भी प्लस है, ऐसे भी सोच सकते हो, लेकिन डायरेक्शन वाइज माइनस ए माइनस बी उतनी ही होती है जितनी प्लस ए है। इसीलिए रिफ्लेक्शन के बाद ए चेंज हो जाएगा, बी चेंज हो जाएगा, लेकिन ए क्रॉस बी में कोई चेंजेस नहीं देखने को मिलेंगे। ये 3 प्रॉपर्टीज़ आपको याद रखनी है और अच्छे तरीके से समझना है। हालांकि इसमें बहुत सारी बातें हैं, लेकिन जो मेजर चीज़ें थी मैंने उसको डिस्कस करा। तो ये वेक्टर के 3 अलग अलग लेक्चर्स के अंदर हमने कवर अप किया। बेसिक डेफिनेशन हो, चाहे लॉज हो, मैग्नीट्यूड निकालना हो, और आज थर्ड में प्रोडक्ट निकालना हो, इसको मैंने शॉर्ट में समझाने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूँ आपको वेक्टर अच्छे से समझ आया। अब आप मोशन इन प्लेन को एंजॉय कर सकते हैं अच्छे तरीके से। तो मिलते हैं जल्दी ही मोशन इन प्लेन के जेन्युइन लेक्चर्स के अंदर, जो वेक्टर के बाद पढ़ी जाती है। मोशन इन प्लेन हो, चाहे प्रोजेक्टाइल हो, चाहे रिलेटिव वेलोसिटी इन 2D हो, चाहे सर्कुलर मोशन हो, इन चारों के ऊपर धीरे धीरे वीडियोज़ आएंगी। तो मिलते हैं बहुत जल्द एक नए वीडियो में। टेक केयर एंड टेक स्टडी, हैव स्टडी।